नाचे लाइट्स बंद करता हूं, नहीं करता। चलो क्लास जब क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो जरा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। चैप्टर नंबर 3 मोशन इन एकदम तो इम्पोर्टेंट नहीं है या लास्ट छोटा सा टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। सो हेडिंग दे दो रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। क्या है पहले समझेंगे, बाद में उसका फॉर्मूला देखेंगे, है ना। क्या है समझते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। ये पढ़ेंगे आज का टॉपिक, चल एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट मेरे सामने है, आपके भी सामने। सो इस ऑब्जेक्ट को दो ऑब्जर्वर देखते हैं, एक में और एक आप, ठीक है। तो लुक एट द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, वेदर इट इज एट रेस्ट और मूविंग, वेदर इट इज एट रेस्ट और मूविंग, ठीक है। मूविंग है, मेरे लिए ये रेस्ट पे, क्यों? मेरे हाथ में है, मेरे साथ मूव कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव ये मूव नहीं कर रहे। अब देखना मोशन, अब ये मूव कर रहा है, आपके रिलेटिव यस, मेरे रिलेटिव मूव कर रहे हैं। So the same object may be at rest or may be moving, that depends on the observer, कौन उसे इसका मोशन स्टडी कर रहा है, ठीक है। So motion is relative, ठीक है। मोशन एंड रेस्ट ये जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव, it depends on what observer। हाँ, तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। अभी इमेजिन करो, लेट अस इमेजिन वन मोर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कर भी सकते हैं बट अभी इस वक्त नहीं कर सकते, आप खुद कर सकते हो। आप ट्रेन में बैठे, ठीक है, और चारों तरफ से खिड़कियां बंद है, आपका केबिन पूरा बंद है, तो आपको बाहर का कुछ नहीं नजर आ रहा, ठीक है। आपके बाजू वाला बंदा बैठा हुआ है, आपका दोस्त, आप दोनों बैठे हो बातें कर रहे हैं। आपका दोस्त आपके लिए क्या है, मूविंग है या रेस्ट? रेस्ट। अब आप बाहर देख नहीं सकते, तो वेदर ट्रेन इज मूविंग और वेदर ट्रेन इज एट रेस्ट ये आपको पता नहीं चलेगा। इमेजिन करो एकदम मस्त स्मूथ चलने वाली ट्रेन है, कट 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 चलने वाली ट्रेन, स्मूथ वाली ट्रेन, तो यू विल नॉट नोटिस कि वेदर यू आर इन मूविंग, यू आर इन मोशन और यू आर एट रेस्ट। आपको पता नहीं चल रहा है कि आप मूव कर रहे हो रेस्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, खिड़की खोल के देख रहे हो प्लेटफॉर्म पे। अगर प्लेटफॉर्म पीछे मूव कर रहा है इसका मतलब क्या है, आपकी ट्रेन कहाँ जा रही है। अगर प्लेटफॉर्म आगे मूव कर रहा है इस तरह, तो आपकी ट्रेन पीछे जा रही है, पीछे नहीं जा रही, आप उल्टे बैठे, है ना, ट्रेन में उल्टे बैठे हो, सही बात है, ट्रेन तो आगे ही जा रही है, आप उल्टे बैठे, ठीक है। सो दिस ये ऑब्जर्वेशन आपने किया होगा। सो इसका मतलब क्या प्लेटफॉर्म मूव कर रहा था? नहीं, आपको पता है प्लेटफॉर्म मूव नहीं कर सकता, मतलब क्या, ट्रेन मूव कर, है ना। सो प्लेटफॉर्म इज एट रेस्ट इफ योर ट्रेन इज एट रेस्ट, प्लेटफॉर्म इज मूविंग इफ योर ट्रेन इज, मतलब यहाँ पर प्लेटफॉर्म का अगर वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हैं फिजिक्स मेथड, तो आप जब आपका ट्रेन रेस्ट पे, मतलब जब ऑब्जर्वर रेस्ट पे, आपको प्लेटफॉर्म रेस्ट पे, सो मोशन इज रिलेटेड,
जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या जो मूविंग है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर द ऑब्जर्वर इज इन व्हिच काइंड ऑफ फ्रेम। इट कंसीडर होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये सुना है क्या कभी? फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये सुना है कभी? एक ही बच्चे ने सुना है। तो ये क्या होता है सुनो? हम रिलेटिव मोशन में एक रेफरेंस पॉइंट को देखते हैं, बात सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। मोशन कौन देखने वाला है? हम लोग, ऑब्जर्वर। वी आर द ऑब्जर्वर जिसको मोशन का स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो वो ऑब्जर्वर जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, क्योंकि फिजिक्स में यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सपेक्टेड, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन frame of reference, or you can say it all depends on where the observer is situated. अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके आसपास के फ्रेंड्स को देखो, क्या ये सब रेस्ट पे हैं? Yes. सब बैठे हैं, मतलब सब रेस्ट पे हैं। अगर आप मून पर जाके देखोगे तो आपको दिखेगा आपके फ्रेंड सारे के सारे घूम रहे हैं कोई पार्ट के साथ, because our is in rotational motion। सही है? So हम लोग अभी इस वक्त रेस्ट पे नहीं है, हम लोग मूव कर रहे हैं। But when you observe this situation from some other planet या स्पेस में से कहीं से भी, तब आपको ये घूमते दिखेगा। यहाँ से पता चल रहा है कि ये बिल्डिंग घूम रही है, नहीं, हमें तो लग रहा है बिल्डिंग रेस्ट है। सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? इट डिपेंड्स ऑन फ्रॉम वेयर यू आर ऑब्जर्विंग, आप कहाँ से देख रहे हो, है ना। ट्रेन वाला एग्जांपल वापस याद करो। आपकी ट्रेन, आपके बाजू वाली ट्रेन, दो ट्रेन आ रही है ट्रैक पे, ठीक है। इस तरफ की खिड़की बंद है, प्लेटफॉर्म नहीं देख सकते, आप उस ट्रेन को देख सकते हो, बाजू में ट्रेन है, उसको दिया दरवाजा है, दैट ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड्स। तो आपको क्या फील होगा? अब रियलिटी में क्या हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? रियलिटी में क्या हो रहा है दैट डिपेंड्स ऑन विंडो। विंडो खोल के देखो उस तरफ, नहीं बता सकते। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी हो जाएगी, तीन या चार हो जाएगी। वो ट्रेन पीछे मूव कर रही है। वन पॉसिबिलिटी इज दैट योर ट्रेन इज एट रेस्ट एंड दैट ट्रेन इज मूविंग, ये एक पॉसिबिलिटी। सेकंड पॉसिबिलिटी दैट ट्रेन इज एट रेस्ट एंड योर ट्रेन इज मूविंग, तभी आपको ये दिखेगा। थर्ड पॉसिबिलिटी दैट ट्रेन इज मूविंग बैकवर्ड्स, योर ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड, स्टिल आपको दिखेगा ये हो सकता है। और इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी करेक्ट है कि आपको खिड़की खोल के प्लेटफॉर्म को देखना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बाय डिफॉल्ट कि प्लेटफॉर्म ग्राउंड पे फिक्स रहता है, तो ग्राउंड के रिलेटिव मूव नहीं करता। तो जनरली वी टेक ग्राउंड एज रेफरेंस, ग्राउंड को हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। तो उसके रिलेटिव हम लोग मोशन डिपेंड करता है। अच्छा, खिड़की खोल के देखा, अच्छा प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पे है, मतलब वो ट्रेन चल रही थी, मेरी ट्रेन रेस्ट पे है ना। अगर प्लेटफॉर्म इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब मेरी ट्रेन पीछे जा रही है, प्लेटफॉर्म इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब मेरी ट्रेन आगे जा रही है। तो प्लेटफॉर्म को देख के हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ट्रेन को देख के डिसाइड कर सकते हैं। नहीं, उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया था, इसी का बहुत एडवांस वाला मॉडल है ये, गैलीलियो और उन लोगों ने दिया था, जो मैं रिलेटिव मोशन बता रहा हूँ, और उसको और ज्यादा एडवांस किया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड देन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन, जिसमें आइंस्टाइन का नाम आता है, बट बहुत लोगों ने कंट्रीब्यूट किया था, उसके बाद आइंस्टाइन। तो हम लोग जो बन रहे हैं पढ़ने वाले वो थियरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं पढ़ेंगे, हम गैलीलियो के टाइम का चीज पढ़ रहे हैं, मतलब 15वीं सदी, 15वीं 16वीं सदी, 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी, पुराना फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एडवांस फिजिक्स पूरा आपके दिमाग के ऊपर जा सकता है, उसमें बहुत ज्यादा फिजिक्स करता है, ठीक है। तो जो भी हम लोग पढ़ेंगे 12th और 12th में, दैट विल बी यू कैन से क्लासिकल फिजिक्स। फिजिक्स के दो हिस्से हैं, क्लासिकल फिजिक्स मतलब पुराना वाला जो हम लोग पढ़ते हैं 11th और 12th, ये बेसिक है, ये बेस है फिजिक्स का। और एक बार बेस बन गया तो आप बिल्डिंग बना सकते हो। तो उसके बाद आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। ये 19th 20th सेंचुरी की बात, 19th सेंचुरी का लास्ट पार्ट और 20th सेंचुरी का इनिशियल। तो उस वक्त मॉडर्न फिजिक्स का डेवलप, और ये तो एंशिएंट है, समझना आप, ये बिफोर क्राइस्ट से लेके बिफोर 19th सेंचुरी, ठीक है। मतलब इवन जो ग्रीक फिलोसोफर है तब से इंडिया में तो मतलब वाज क्वाइट ओल्ड, फिजिक्स बहुत पुरानी थी, फिजिक्स की बहुत सारी थी पुरानी। इंडियन फिजिक्स थियरीज अवेलेबल नहीं है, नालंदा यूनिवर्सिटी से सारी चीजें जला दी गई, तो उसमें हमारी थियरीज भी कई सारी चीजें गई। हाँ, एस्ट्रोफिजिक्स का बहुत सारा स्टडी किया था इंडियंस,
जो आपको शायद से पता होगा आर्यभट्ट है। तो आर्यभट्ट का जो भी मटेरियल है वो प्रिजर्व्ड है, इसलिए हमारे पास वो एक शेपिंग के थ्योरीज है, ठीक है, जिन्होंने जीरो वगैरह किया था बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी किया था, मैथमेटिक्स उस टाइम पे ऐसा नहीं था, फिजिक्स केमिस्ट्री था, सब एक होता है, साइंस मतलब साइंस, ठीक है। तो इसी पर्सन फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, मैथमेटिक्स सब पढ़ा था, न्यूटन ने जैसे पूरा मैथमेटिक्स का किया, फिजिक्स का किया, ऐसा होता था। कुछ केमिस्ट हैं जो केमिस्ट्री में भी थी, आपको पॉइंट जैसे पॉइंट्स का हो गया, तो फिजिक्स का भी डेवलपमेंट किया, एरोबिक हो गया, फिजिक्स का डेवलपमेंट किया, केमिस्ट्री का, तो उस टाइम पे ऐसा होता था। आजकल वो सेपरेट कर दिया है ना, तो अदरवाइज साइंस इज साइंस, सब्जेक्ट आपको सेपरेट करके दिया, ओके। और आज के टाइम पे तो अभी वापस से क्या हो गया, सेपरेट कर दिया था, फिर समझ में आया कि ये ब्रांच तो इससे रिलेटेड है, तो बायोफिजिक्स आ गया, इसका बायोलॉजिकल फिजिक्स का कॉम्बिनेशन होता है, न्यूरो साइंस आ गया जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन का स्टडी करते हैं। है ना, आज के टाइम में उसको इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, मतलब दो अलग अलग ब्रांच को मिला के, बायोफिजिक्स हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोटेक में इंजीनियरिंग का यूज होता है, मेडिकल का यूज होता है, दोनों ब्रांच का यूज होता है, ठीक है। तो ऐसा ही ऐसा यूज है फिजिक्स का। सो ओवरऑल एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस और वेयर द observer figure that will decide the that will decide the velocity of the object, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक्सेलरेशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो we will consider the objects moving with constant speed, ठीक है। तो if I have object A moving with speed V है relative to ground, मैंने क्या बताया हम लोगों को, बाजू वाला ट्रेन मूव कर रही है रेस्ट पे, कैसे पता चलता है, जब हम लोग ग्राउंड पर प्लेटफॉर्म पर, तो by default what we assume is your ground is at rest, reality में वो भी रेस्ट पे है ना, हमको पता है अर्थ मूव कर रहा है, फिर पूरा का पूरा सन के अराउंड घूम रहा है, पूरा सन और सोलर सिस्टम हमारी गैलेक्सी के आसपास घूम रहा है, पूरी गैलेक्सी जो है वो यूनिवर्स में कहीं घूम रही है, तो सब कुछ मूव कर रहा है ना, बट कुछ तो लेना है रेस्ट पे, इसको लेना है ग्राउंड, मतलब बिल्कुल लाइफ में ग्राउंड तो मूव नहीं करता है, लेकिन कभी भी हमारे जब हम चल भी रहे हैं अब तो बिल्कुल रास्ता पीछे जाता है, लेकिन हमको पता है रास्ता पीछे नहीं जाता, हम लोग आगे करते हैं, है ना। तो we will take ground as reference, so VA, let us say VA is velocity of, let us say object A, ये कोई कार भी हो सकती है, कोई ट्रक हो सकता है, कोई बाइसिकल हो सकती है, कोई बंदा हो सकता है, ट्रेन भी हो सकती है, velocity of object A with respect to ground, मतलब अगर ये कार जा रही है, अगर उसकी लाइन 40 किलोमीटर पर आवर का स्पीड दिखता है, मतलब क्या है, वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड को रेस्ट पे लेके 40 की स्पीड से चलती है, ठीक है। दूसरा वीबी, लेट अस टेक अनदर ऑब्जेक्ट, ये इसके अंदर ऑब्जर्वर है, हम लोग दूसरी अंदर है, लेट अस इमेजिन सामने से एक कार आ रही है जिसका स्पीड कितना है ये, हम लोग दूसरी कार में बैठे इस तरफ जाए उसकी तरफ, सो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वीबी, वेलोसिटी of object B with respect to WRT with respect to ground, ठीक है, ये हम अज्यूम करें कि लाइक ये और ये, then velocity of B relative to A, VBA is defined as VB minus VA, ये हो गया डेफिनेशन। उस कार का हमारी, हम ए कार में हैं, तो बी कार हमारे सामने चल रही है, तो उस कार का वेलोसिटी हमारे रिलेटिव कितना, सो वेलोसिटी ऑफ कार बी रिलेटिव टू कार बी इज dv minus va, ठीक है। इसकी एक ही वैल्यू अगर वो हमारा रिलेटिव उसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 आ रहा है, मतलब सो हम दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विद सेम स्पीड, और 1 आएगा तो 1 भी आ सकता है, 1 का डिफरेंस हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, वैल्यूज कुछ भी है, 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, ठीक है, नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है ना। तो
VV minus VA, these are actually velocity vectors, ठीक है, जिसको वेक्टर में भी लिख सकते हैं। वेक्टर में लिख देंगे तो ये जनरल हो जाएगा, 2 डायमेंशन मोशन में भी इसका यूज कर सकते हैं, 1D में तो कर ही सकता है, 2D में भी यूज कर सकता है, वेक्टर में लिख दो, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस इन जनरल फॉर्म, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट। अब इसका मैं थोड़ा सा मीनिंग समझाता हूं, इसका एग्जांपल देखिए तो आपको समझ में आएगा। कार वाला है, मेरी कार चल रही है 40 की स्पीड से, सामने मेरे दोस्त की कार आ रही है 60 की स्पीड से, 40 इधर 60 उधर से, तो कितना आ जाएगा उस, मेरे लिए उसका स्पीड कितना होगा, ज्यादा या कम, ये लॉजिक से बताओ। मैं जब ग्राउंड पे से देख रहा हूं तो उसका स्पीड मुझे 60 दिख रहा है, मैं कार में से बैठ के 40 की स्पीड से उसकी तरफ जा रहा हूं, तो स्पीड ज्यादा दिखेगा या कम? आप सोचो, आपकी ट्रेन इधर जा रही है, सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है, तो वो ट्रेन तेजी से आपको फास्ट दिख रहा है, तो करेंगे वो एग्जांपल करेंगे तब समझेगा, पहले ये लिख लो फिर एग्जांपल। कार या ट्रेन, कोई भी एक एग्जांपल, लेट अस टेक ट्रेन, ये आपने एक्सपीरियंस ये ट्रेन भी किया है, आपकी ट्रेन आगे जा रही है, सामने से दूसरी ट्रेन आ रही है, हमको लगता है बहुत तेज आ रही है ना, सो उसका एक्सपेरिमेंट, उसका एग्जांपल सेम। चलो तो क्वेश्चन लिखो, अ ट्रेन A moving towards east with a speed of, स्पीड कितना है इसका, 80 किलोमीटर पर आवर, ट्रेन है तो ज्यादा स्पीड से चलती है। another train another train B moving towards west, another train moving towards west with another train B moving towards west with uh,
60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन A relative to B and velocity of train B relative to train A, ठीक है। मैंने दो क्वेश्चन पूछे हैं। Train A is moving towards east with a speed of 80 km per hour. Another train B is moving towards west with 60 km per hour. Find velocity of train A relative to B, velocity of train B relative to A. सॉल्व मत कर, मुझे आपको कंसेप्ट समझना है, सिंपल है, तो चलना हो जाता है। एक्सप्लेन कर देता हूं, एक्सप्लेन कर, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट दिया, मतलब ट्रेन कौन सी डायरेक्शन में चलेगी, स्ट्रेट लाइन, ईस्ट और वेस्ट, एक ऐसी एक ऐसी। लेट अस से दिस इज माय ईस्ट डायरेक्शन, दिस इज माय वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। अज्यूम कर लिया कि ये ईस्ट है, ये ईस्ट है। सो ट्रेन ए, लेट अस से दिस इज माय ट्रेन, किस तरफ मूव कर रही है, so it is moving towards east, कितना स्पीड है, 80 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन भी उसी ट्रैक पे है, उसके साइड आजू बाजू, ट्रेन भी कितना स्पीड से जा रही है, किस तरफ जा रही है, 60 किलोमीटर पर आवर। अब सिंस यहाँ पर ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म है, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आई जे के मेथड लगा सकते हैं इसको एक्स एक्सिस में, दूसरा बिना एक्स एक्सिस के हो जाएगा बिकॉज़ इट इज इन वन डायरेक्शन, उसमें डी में है तो बिना वेक्टर के कर सकते हैं। बट क्या करना है, यू हैव टू टेक एनी वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव लेना है, ये इसको पॉजिटिव, बिकॉज़ वेलोसिटी इज वेक्टर, यू हैव टू चूज वेदर दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन और दिस इज अपना चॉइस है। So let us take right side as positive, है ना? So let us take this direction as positive direction. So velocity of train A will be positive 80 km per hour, and velocity of train B relative to ground direction, it is minus 60 km per hour. Minus क्यों दिया? क्योंकि opposite है ना? ये अपना चॉइस है, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या पूछा था, हमें दो चीजें पूछी है, क्या पूछा था, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए रिलेटिव टू बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए रिलेटिव टू बी, मतलब हमें बी ए बी निकालना है। मतलब हम लोग कौन सी ट्रेन, फॉर्मूला तो अपना सिंपल है, बी ए माइनस बी बी, हम कौन सी ट्रेन में ये सोचते हैं, एक दिन का वेलोसिटी देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट, बी के रिस्पेक्ट, हम कैलकुलेट किसका वेलोसिटी कर रहे हैं, ए का, तो हम कहां होंगे, बी पे। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए रिलेटिव टू बी, तो मैं बी के अंदर बैठा हूं, हम लोग सब बी के अंदर बैठे हैं, हम उस ट्रेन ए को देख रहे हैं, ठीक है। हम कहां बैठे हैं, हम इधर बैठे, आप इमेजिन कर लो हम कैसे अंदर बैठा, हमारी तरफ वो ट्रेन ए आ रही है, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या मतलब बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इज बी माइनस बी, सो दैट इज बी है, ये कितना है 80 माइनस बी भी कितना है माइनस 60, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 80 प्लस 60 इज 140 किलोमीटर पर आवर, ये प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है, प्लस के उसका वैल्यू कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट। हमारा असम्पशन क्या है, असम्पशन ये है लेट ईस्ट डायरेक्शन इज पॉजिटिव, ये हमारा असम्पशन था, इसलिए हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है। और हमको पता है ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन क्या है, आंसर पॉजिटिव आना जरूरी है, हमारे असम्पशन के हिसाब से आंसर पॉजिटिव है। 80 की ट्रेन हमको कितनी स्पीड से आती हुई लग रही है, 140, समझ आ रहा है, तो इसलिए आने वाली ट्रेन हमें फास्ट है, हमारी ट्रेन उसकी ट्रेन कर रही है तो वो फास्ट है,
इतनी फास्ट तो हमारी उसकी वेलोसिटी का एडिशन होता है। अगर वही साथ में चलती ना तो स्लो। आप देखो टू व्हीलर चला रहे हो आप और किसी को ओवरटेक करके जा रहे हो, तो जब ओवरटेक करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम लोग धीरे धीरे ओवरटेक कर रहे हैं, जबकि हम लोग 70 80 90 की स्पीड पे रहते हैं, बाजू वाला भी 60 या 70 की स्पीड पे है, तो हमें लगता है हम तो धीरे धीरे ओवरटेक कर रहे हैं, जबकि हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों लगता है? बिकॉज उसका स्पीड और हमारा स्पीड वो रिलेटिव वेलोसिटी कम हो जाता है, उस केस में सेम डायरेक्शन टू सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। चलिए हम एग्जांपल, ठीक है, ये वाला देखो। सेकंड, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी रिलेटिव टू इट। कौन सी ट्रेन में हम लोग ए में बैठे हैं, अब हम यहाँ पर बैठे देख रहे हैं इसको, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है? वीबी वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू वीबी है, सो दैट इज वीबी माइनस वी। वीबी कितना है? माइनस वी कितना है? और ये निकाल जाएगा माइनस। तो क्या दिखेगा हम लोग? जब हम लोग इस ट्रेन में बैठेंगे तो हमें लगेगा वो ट्रेन 140 की स्पीड से हमारी तरफ आ रही है, कौन सी तरफ? माइनस मतलब कौन सी तरफ? मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। माइनस का मतलब है मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, और इसका मतलब है मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। किसी को वेक्टर में नहीं कर सकते थे, तो ये आ जाता प्लस 140 आई कैप, ये आ जाता माइनस 140 आई कैप। आप इसको आई कैप ले लेते, सो दिस वुड बी 80 आई कैप, दिस वुड बी माइनस 60 आई कैप, और एडिशन वगैरह करते तो आई तो बेसिकली ऐसे ही है, ये आ जाता 140 आई कैप, और ठीक है आई आ जाता उससे तो आई पता कर दिया, दिस इज माय आंसर, ठीक है। तो बिना आई जे के हम देख लो। चलो हो गया, ठीक है। एग्जांपल 3.3 होमवर्क में करते हैं, सेट करता है, सेट कैसे 3.3 होमवर्क, टेक्स्ट बुक पेज 36 एग्जांपल 3.3। इसका एक और एग्जांपल
इसी में लेंगे। अभी देखो, सपोज ट्रेन ए एंड ट्रेन बी बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, और सेम क्वेश्चन क्या बोला, ट्रेन ए इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट, ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट। अब करो क्वेश्चन, तो दोनों ही ट्रेन इस तरफ, तो ये बीबी कितना हो जाएगा 10। अब आंसर से बताओ पूरे जी बस। दिस विल बी 80 माइनस 60, ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 20 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन अब आपको ऐसा क्वेश्चन दे देंगे, एक रॉकेट चल रहा है, नहीं जेट प्लेन चल रहा है, इस तरह चल रहा है, ठीक है, उसने मिसाइल फायर किया विद डेटा से कुछ तो स्पीड दे दिया, आपको पूछिए कि ग्राउंड पर जो टारगेट है उसके लिए उस मिसाइल का स्पीड कितना कर सकते हो ऐसे, अरे ऐसे ही एक डायरेक्शन का पॉजिटिव करो, और ग्राउंड से पूछा ना, ग्राउंड से मतलब आपको ये पूछा और आपको ये दिया रहेगा जेट प्लेन के रिलेटिव मिसाइल का स्पीड देंगे, मतलब ये रिलेटिव ये पूछने के ये दिया रहेगा, है ना, ठीक है, जेट प्लेन 500 की स्पीड से जा रहा है, मिसाइल 100 की स्पीड से फायर की, प्लेन के रिलेटिव 100 की स्पीड 100 किलोमीटर पर, है ना, प्लेन है तो ऐसे थोड़ी 40-50 की है, वो प्लेन के रिलेटिव 100 से जा रहा है, इमेजिन कर लो 1000 ले लो, चलो 100 में 1000 की स्पीड से जा रहा है, तो टारगेट को दिखता रहेगा तो कितने स्पीड से जाएगा, तो टारगेट तो ग्राउंड पे है ना, तो आपको वेलोसिटी ऑफ टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मिसाइल relative to plane, velocity of missile relative to plane is velocity of missile with respect to ground, मतलब कि टारगेट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ऐसा इसमें वो रिलेटिव वेलोसिटी, हाँ रिलेटिव वो 1000 जो दिया है, जेट प्लेन से मिसाइल निकला और उस जेट प्लेन वाले से जो मिसाइल निकला उसका स्पीड 1000 है, रिलेटिव टू जेट प्लेन, तो इनिशियल वेलोसिटी वो 1000 किसका है, ये रिलेटिव, अगर हम नहीं एक्सेलरेशन सुनो, मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर वेलोसिटी हम लोग कांस्टेंट ले रहे हैं, एक और केस होता है एडवांस इसके ऊपर का लेवल जिसमें रिलेटिव एक्सेलरेशन भी पढ़ते हैं, ठीक है, वो जेईई में पढ़ाया जाता है, बोर्ड की क्लास में नहीं पढ़ते हैं, तो आपके कॉलेज में पूछेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे, तो जेईई वाले बच्चों को मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन पढ़ेंगे और भी एडवांस चीजें पढ़ेंगे, यहाँ पर कुछ बोर्ड में टेंशन नहीं लेना, सुनती रहो, हाँ वो आप कुछ भी करो, मैथमेटिक्स आप कुछ भी करो, एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो खत्म, टारगेट का मिसाइल का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टारगेट, टारगेट तो ग्राउंड है, तो वेलोसिटी ऑफ मिसाइल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मतलब वेलोसिटी ऑफ मिसाइल, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मिसाइल विद रिस्पेक्ट टू प्लेन विल बी वेलोसिटी ऑफ मिसाइल माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेन, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चलना आपको, अगर प्रैक्टिकली ये सोचते तो इसमें ग्रेविटी आई है, देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्रेविटी का असर कहाँ होता है, तो ग्राउंड पे, एक मिनट मेरी बात सुनो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है, क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स है, नहीं कोई फोर्स नहीं, ठीक है, एक बार मिसाइल फायर कर दिया 1000 की स्पीड से
और हमने बोला है कि वो 1000 से कांस्टेंट है, उस डायरेक्शन में कोई फोर्स, ठीक है। एयर फ्रिक्शन हो सकता है, पूरे लेसन में हमने बताया एयर फ्रिक्शन हम लोग नहीं करेंगे, तो वो छोड़ो। और कोई फोर्स है कि नहीं, ग्रेविटी किधर, तो जो भी फोर्स इस डायरेक्शन में है वो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ला सकता है। क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ला सकता है? तो क्या ये फोर्स इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता? समझ में आया? तो हाँ, उसका पाथ ऐसा नहीं रहेगा, उसका पाथ ऐसा हो जाएगा। क्यों? ये भी तो लग रहा है पाथ के लिए रहेगा, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला फोर्स इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, समझ में आया? हाँ, फ्रिक्शन होगा तो वो चेंज करता है। जब हम लोग दौड़ते हैं तो ग्रेविटी की वजह से हम लोग नहीं करते, हम लोग फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन हमारे मोशन के पीछे लगता है, मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन हमें लगाता है, ग्रेविटी नहीं करता। अगर सिर्फ ग्रेविटी होती, फ्रिक्शन नहीं होता तो हम बिना थके दौड़ सकते, है ना? बट फ्रिक्शन है, हाँ फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है, जमीन का फ्रिक्शन है ना, तभी तो हम लोग वो सारी चीजें आप पानी के अंदर दौड़ो, जमीन पर दौड़ो, पानी के अंदर फ्रिक्शन ज्यादा है, ज्यादा थक जाओगे, है ना? तो फ्रिक्शन हम लोग नहीं कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ नहीं है, एयर रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं, आइडियल केसेस पढ़ रहे हैं पहले, आइडियल केसेस का आप बाद में पढ़ोगे एडवांस लेवल। हाँ आइए चलता है, सीटेस निकल गया है, पढ़ेंगे। मंडे को निकला है, तो आज का 7 से, ठीक है ना? नहीं बोलते हैं तो नहीं, मैथ्स में कहाँ बोलते हैं, क्वेश्चन देखो अच्छे से बोलना पड़ता है, इतना बोलते हैं कि जितना ना बोलते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पोस्ट, अब लेसन का मेन जो नाम था मोशन एक थे, वो स्टार्ट अभी से स्टार्ट होगा, अब तक जो किया वो बेसिक, ठीक है, दैट वाज बेसिक मोशन इन वन डायमेंशन जो है वो कंसेप्ट हमने पढ़ा। अब मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन, ठीक है। अपने टेक्स्ट बुक में बहुत सारा फालतू का कंसेप्ट दे रखा है, उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं जो बता रहा हूँ याद, उससे ज्यादा कुछ याद नहीं करना, वो अननेसेसरी कर रहा है, ठीक है। सिंपल कंसेप्ट पढ़ना है ध्यान से। मोशन इन प्लेन में तो हम लोग क्या यूज करेंगे, वेक्टर्स, तो एक बार वेक्टर्स ध्यान रखना, वेक्टर्स के लिए हमें हमेशा x और y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ प्लेन में है तो x y सफिशिएंट है, z की जरूरत नहीं, ठीक है। सिर्फ x से काम नहीं करेगा, x और y, क्योंकि इट इज इन प्लेन, प्लेन एक्सिस, प्लेन में लेट अस से माय पार्टिकल इज हियर, कोई तो पार्टिकल है यहाँ पर, है ना, कोई तो कैमरा है, तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा, ये बनेगा, सो ये r1 वेक्टर। अब डेवरा है, ओपन ग्राउंड में चल रहा है, तो कैसे इधर पहुंच गया, कैसे भी कर सकते हैं ऐसा, कैसे भी कर सकते हैं, है ना? तो ये उसका फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर r2 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट कितना, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर s बार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना s बार, आपको पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना है इन टर्म्स ऑफ r1 एंड r2, ट्रायंगल लॉ यूज करें, एक वेक्टर, दो वेक्टर, तीन वेक्टर, तीन वेक्टर होंगे तो कौन सा लॉ, ट्रायंगल, ये स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ, ये स्टार्ट हुआ यहाँ एंड हुआ, सो दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज दिस ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ क्या लिख सकते हैं, r1 वेक्टर प्लस s वेक्टर, r1 वेक्टर प्लस
S vector equal to what is S vector? डिस्प्लेसमेंट बोला, ठीक है, ये S के लिए अलग अलग डाटा बुक में, ठीक है। सो मेरा S वेक्टर क्या हो रहा है? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारे बेवड़े का? R2 वेक्टर माइनस R1। 5 लोग निकाल सकते हैं, सीधा सीधा नहीं निकाल सकते, उसमें एडवांस मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन आएगा, तो हम लोग नहीं निकाल सकते, 5 लेन नहीं निकालेंगे। वी विल फाइंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, सिंपल है। अब जब हम लोग मोशन इन प्लेन पढ़ते हैं तो मोशन x में होता है और y में होता है। देखो x कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, आगे जा रहा है, y कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। सो x एंड y सब चेंज हो रहा है इस मोशन। सो मोशन को हम लोग दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज x मोशन, अदर इज y मोशन। x के मोशन को अलग से सॉल्व कर लो, y के मोशन को अलग से सॉल्व कर लो, दोनों को सॉल्व कर दिया। इतना ही करना है पूरे लेसन में। अब जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं, x के मोशन को अलग, y के मोशन को अलग करेंगे, फिर बाद में फिर मोशन, ठीक है। हमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन आता है, हमने पढ़ा है काइनेमेटिक इक्वेशंस यूज करके। अच्छा, वन मोर असम्पशन, हम लोग कांस्टेंट एक्सेलरेशन केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही केस पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट, ऐसे केस नहीं पढ़ेंगे जिसमें एक्सेलरेशन चेंज हो, क्योंकि वहां पर वापस से क्या करना है, जहां पर एक्सेलरेशन चेंज हुआ क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन बच जाएगा, डेरिवेटिव बच जाएगा। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट होता है, तो सही है, सिंपल ही होता है, ठीक है। चलो, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ये हो गया पहला कंसेप्ट। व्हाट कैन यू से अबाउट वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट जो है x और y, कुछ नहीं, टाइम नहीं, पोजीशन ग्राफ, स्पेस में पोजीशन कैसे चेंज हो रहा है ना, टाइम नहीं है इसमें। अब हमें ये जो s अलग अलग बुक में अलग अलग सिंबल्स है, s के लिए कभी कभी डेल्टा r लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर r है ना, तो कभी कभी डेल्टा r वेक्टर लिखते हैं, कभी कभी डेल्टा x भी लिखते हैं अगर x डायरेक्शन नहीं पूछा, y में हो रहा है तो डेल्टा x लिखेंगे, y में हो रहा होगा तो डेल्टा y लिखेंगे, दोनों में हो रहा होगा तो डेल्टा, है ना। तो ऐसे भी लिखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब अपने बुक वाले कंसेप्ट देखते हैं। हाँ, एक और चीज, ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना है, हम लोग इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या, बताओ? P से Q जा रहा है, कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं x1 y1, यस यस, इसका क्या लिख सकते हैं x2 y2 की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, दैट डिपेंड्स ऑन द मोशन, वो कैसे जा रहा है। सो कहना है कि r1 वेक्टर as x1 i cap plus y1 j cap ऐसे लिख सकते हैं, इस वेक्टर को i और j में लिख सकते हैं, ये पढ़ना है। सिमिलरली दूसरा जो वेक्टर है उसको ऐसे लिखेंगे x2 i cap, x2 i cap, ठीक है। तो मेरा s वेक्टर क्या था, s वेक्टर को डेल्टा r लिख लो, चलता है, डेल्टा r की लिख सकते हैं, s की लिख सकते हैं, 2 के हिसाब से उसमें डेल्टा r, हां, डिस्प्लेसमेंट को बोला डेल्टा r, सो दैट इज व्हाट, दैट इज दिस r2 minus r1, r2 वेक्टर माइनस माइनस कर दो, तो माइनस दिस माइनस दिस, I वाले माइनस होंगे, J वाले माइनस होंगे, सो x2 minus x1 I y2 minus y1, बीच में प्लस आएगा या माइनस आएगा, प्लस आएगा, ये माइनस ये कर रहे हैं, सो दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस प्लस आएगा, करके दिखाओ ये समझ में। व्हाट इज दिस, x2 minus x1, x2 minus x1 is changing x coordinate, this is x2, this is x1, so this is delta x, delta x, ये y1, ये y2, so y2 minus y1 is delta y, so this is delta xi plus delta yj, that is delta r
अगर टाइम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय डेल्टा टी, टाइम तो सेम होता है, ये पार्टिकल इधर से उधर जाएगा तो टाइम तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में टूट नहीं सकता, टाइम तो सेम। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, एंड दैट विल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई है प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी j cap. This is velocity in x. Rate of change of x coordinate is velocity in x. bxi plus byj. This is velocity in y equal to total velocity. तो हम वेलोसिटी को भी तोड़ सकते हैं, हम लोग डिस्प्लेसमेंट को भी तोड़ सकते हैं। मेरा पार्टिकल कैसे तो भी मूव कर रहा है x और y, तो मैं उसके मोशन को x का डिस्प्लेसमेंट प्लस y का डिस्प्लेसमेंट में तोड़ सकता हूँ, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखो, मेरा वेलोसिटी को मैं x के वेलोसिटी प्लस y के वेलोसिटी में तोड़ सकता हूँ, ठीक है, यही मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं करता हूँ। सिमिलरली एक्सेलरेशन कर सकते हो, इसको वापस से टाइम से डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन को भी तोड़ सकते हो, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी एक्सेलरेशन इन x प्लस एक्सेलरेशन इन y। यही मुझे आपको बताना था, मैं स्टार्टिंग में क्या बताया कि आपका जो मोशन प्लेन में हो रहा है उसको x में तोड़ दो, y में तोड़ दो, दोनों को तोड़ दो, x में थोड़ा y में थोड़ा, दोनों को तोड़, वही है, बस वही है, बाकी अलग अलग इक्वेशन लिख लो, फॉर्मूला है। अच्छा, अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा तो क्या है, मैग्नीट्यूड का ये फॉर्मूला पता है सभी को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या फॉर्मूला है, इसका स्क्वायर करो प्लस इसका स्क्वायर करो और रूट निकालो, ये फॉर्मूला है इसका, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर होगा, ये फॉर्मूला। यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताओ, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताओ, ठीक है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड बताओ, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई, तो ये सारा निकाल सकते हो। चलिए इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये सब कुछ नहीं आएगा, मैंने क्या बोला वो टोटल हम एक्स के मोशन को तोड़ना है, वाई के मोशन को तोड़ना है, बाद में दोनों को जोड़ना है, वही है बस उसी को मैंने मैथमेटिकली लिखा है। एग्जाम में ये टॉपिक में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन है जो मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूँ। ये कोई शायद
अरे लिखा क्या हो गया नहीं बातें करने अरे 10:30 नहीं हुआ अभी स्कूल क्यों बोले कॉलेज जाना है ठीक है एग्जाम्पल एक बार फोन करेंगे लिख लो जल्दी से एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3.4 एग्जाम्पल 3.4 ठीक है इन लोग को लिख रहा है क्या साक्षी का यश चलो एग्जाम्पल करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 जिन लोगों का हो गया वो क्वेश्चन करो बाकी लोग लिख रहे हैं पढ़ लो क्वेश्चन
कोई टेंशन मत लो, ये वैसे भी कोई एग्जांपल पर आपको कोई टेंशन मत लो, ये छोड़ दो, ये इसका समरी याद रखो, x के मोशन को ढूंढना है, y के मोशन को ढूंढना है, बाद में ढूंढना है, ठीक, दोनों दो एक नहीं करना। चलो एग्जांपल करें, let us read the question first. The position vector of three particles are given by, तीन अलग अलग पोजीशन वेक्टर दिए, so let us write those position vectors. x1 vector is given, कितना दिया है 5i cap plus 5j cap, यूनिट है मीटर, पोजीशन है तो मीटर में होगा डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन। x2 वेक्टर दिया है 5t i cap प्लस 5t j cap, t का मतलब है टाइम, सो टाइम का फंक्शन दिया है। x3 वेक्टर 5t i cap प्लस 10t स्क्वायर j cap, ये भी मीटर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम मतलब मीटर। डिटरमाइन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द origin SI units, हमें वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इन SI units, ठीक है, मतलब हमें उसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर करना चाहिए, है ना। कितने टाइम के लिए मिला है क्या, ऐसा क्या करते हैं, टाइम तो देना, अच्छा टाइम नहीं दिया है तो ठीक है, आंसर टाइम के लिए, ठीक है, टाइम दिया हो तो आपने ये रहेगा आंसर। फाइन, सब क्या करना है, एक एक लेकर, इसके लिए वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालो, इसके लिए वापस से सेम प्रोसेस, इसके लिए भी सेम प्रोसेस, प्रोसेस सेम रहेगा, 3 बार करना है, ठीक है। पहला प्रोसेस करके दिखाता हूं, सॉल्यूशन x1 वेक्टर क्या है 5i कैप प्लस 5j कैप, ये मीटर में है, लिखने का होगा। सो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो v1 वेक्टर इक्वल टू ये टाइम नहीं है तो मतलब क्या हुआ, इसका डेरिवेटिव क्या, का डेरिवेटिव ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ये हो गया 0 i प्लस 0j मतलब 0, दिस इज 0 वेक्टर, वेलोसिटी आ गया 0, एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन 0, लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन इज dv वेक्टर बाय dt, तो इसका 0 का डेरिवेटिव करो d बाय dt ऑफ 0 वेक्टर, सो दैट इज 0 वेक्टर, 0 आ गया, पहला खत्म, दूसरा करते हैं, ये को फटाफट, पहला हो गया, अभी दूसरा ये वाला, सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस है, क्योंकि वेलोसिटी और डिस्प्ले एक्सेलरेशन 0 है तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं, 0 का कोई डायरेक्शन, यस, आगे बढ़े, लिख लो इतना, टाइम मैं नहीं हुआ, मैं पूरा कराऊंगा आज नहीं,
मुझे भी डर लगी, मुझे भी डर लगी। चलो सेकंड वाला करता है सेम प्रोसेस, लेकिन उसमें डायरेक्शन भी आएगा, तो वहां पर सीधा नहीं आता। ये करता है v2 इक्वल टू dx2 वेक्टर बाय dt, मतलब इसका डेरिवेटिव है। सो dy dt ऑफ x2 कितना है ये 5d I कैप प्लस dy dt ऑफ 5d j कैप। ये स्टेप समझ में आया क्या? सभी लोग देखो, ये स्टेप में डाउट होगा कुछ। पहला स्टेप क्या किया मैंने, वेलोसिटी पूछा ना, तो इसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लिया मतलब दोनों का सेकंड dy dt लिखा। अभी सॉल्व नहीं किया, अभी सॉल्व करना बाकी है। यहां तक क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? आगे बढ़े। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? व्हाट इज वेरिएबल टाइम इज वेरिएबल, ध्यान से सुनो। अभी देखो ध्यान देखो, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। यहां पर फाई कांस्टेंट है, यहां देखो फाई कांस्टेंट है, आई कैप कांस्टेंट है, टी जो है वो हमारा फंक्शन है। तो कांस्टेंट्स को बाहर ले लो तो क्या हो जाएगा, फाई आई कैप बाहर, टी बाई डी किसका, टी का, प्लस इधर क्या बाहर, फाई जे कैप बाहर, डी बाई डी किसका, टी का। तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dt by dt 1 होता है, dx by dx होता है, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव 1। सो दिस इज 1, dt by dt कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो गया pi I cap into 1 plus pi j cap into 1। सो दिस इज द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या आया, ये। व्हाट इज डायरेक्शन एंड व्हाट इज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ pi स्क्वायर प्लस pi स्क्वायर। सो दिस विल बी रूट ऑफ 25 plus 25, so that will be 25 root 2 meter per second। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर रूट करो स्क्वायर, लिखो जल्दी करो, मतलब जल्दी करो। ठीक है, और देखो डायरेक्शन निकाल सकते हैं, tan ऑफ थीटा इक्वल टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, dy अपॉन dx। so that is 5 upon 5 1। so theta equal to tan की वैल्यू 1 कब होगी, 45 डिग्री। कौन सी डायरेक्शन का वेलोसिटी, 45। ये कैसे डायरेक्शन निकाला, दिस इज y कंपोनेंट, this is x component, tan of theta is y upon x, y component upon x। ठीक है, फॉर्मूला है dy upon dx। ये वेक्टर्स में किया था हमने, नहीं भी याद होगा तो एक्सेलरेशन dv by dt, एक्सेलरेशन इज dv by dt। क्या इसका डेरिवेटिव ले, क्या इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव से तो आंसर 0 आएगा, लिख दो डायरेक्ट 0। हाँ अच्छा सॉरी, 5 25 टू 0, हाँ 5 5। और ये क्या है, d by dt of 5 i प्लस 5 i, दोनों कांस्टेंट है तो आंसर 0 आ गया। दोनों कांस्टेंट है तो आंसर 0 है। यहां पर तीसरा कर लोगे क्या खुद से, एक्सेलरेशन 0 है तो डायरेक्शन नहीं होगा, 0 मतलब डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालना, j वाला कंपोनेंट डिवाइड बाय i वाला, i वाला को कर लोगे, चलेगा तो क्वेश्चन नहीं है।